हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा को विशेष करके ट्रिक में याद कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कौन सा राजा ने कौन सा किला बनाया, कौन सा राजा का क्रम कैसा है, जैसे सीजीपीएससी में पूछा जाता है। हम लोग बहुत सारी पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे वो हरिराम पटेल की पुस्तक हो, चाहे टुटेजा साहब का सारांश की पुस्तक हो। पुस्तक में सब 90% वही दिए रहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमें एन वक्त में जब हम परीक्षा देते हैं तो याद नहीं आता। मैं उसी कठिनाइयों को दूर करते हुए यहाँ पर कुछ बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको यहीं पर याद हो जाएगा। केवल आप मेरा वीडियो वॉच कीजिए, पूरा लंबे समय तक पूरा देखिए और इसके बाद देखिए कि आपका कैसे याद नहीं होता। एक एक बस सिलसिलेवार हम लोग देखेंगे और याद होता चले जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कलचुरी वंश का प्रारंभ कैसे हुआ था। तो 9वीं सदी के अंत में कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में कोक्कल प्रथम ने अपने पुत्र शंकरगण को, जिसको मुक्त तुंग के नाम से जाना जाता है, कौशल नरेश बाणवंशी विक्रमादित्य को पराजित कर पाली प्रदेश पर, जो कोरबा के आसपास है, कब्जा कर लिया और पाली प्रदेश में अपना शासन प्रारंभ कर तुम्माड़ को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासनकाल को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला रतनपुर शाखा और दूसरा रायपुर शाखा। मैं रतनपुर शाखा माने लुहरी शाखा की हम लोग बात करेंगे। इसके संस्थापक, जिसमें रतनपुर शाखा में कलिंग राज है, कमल राज है, रत्नदेव है, पृथ्वीदेव प्रथम है, जाजल देव, रत्नदेव द्वितीय है, पृथ्वीदेव द्वितीय है, जाजल देव द्वितीय है, फिर जगदेव साहब आए, फिर रत्नदेव तृतीय, फिर प्रतापमल, फिर बहरेंद्र साय, फिर कल्याण साय, फिर तखत सिंह, फिर राज सिंह, फिर सरदार सिंह, फिर रघुनाथ सिंह और अंत में मोहन सिंह। ये जो 18 क्रम, यद्यपि बीच में और भी छोटे छोटे राजा आए थे, लेकिन हमको मेन मुख्य राजा जो 18 राजा है उसको क्रमशः कैसे याद रखें और इनके जो राजतंत्र में जो कर उनको कैसे याद करें। तो चलिए हम लोग पहले क्रम को याद कर लेते हैं और कैसे इन राजाओं को क्रम आया है। तो मजेदार ट्रिक हम लोग ट्रिक से देखते हैं। तो चलिए पहला ट्रिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कलचुरी। देखिए हम लोग हमको जो ट्रिक बनाना है इसी से स्टार्ट करना है, कलचुरी से ही स्टार्ट करना। देखो कल से हम लोग करें तो कल से क्या होगा, कलिंग राज, कल से होगा कलिंग राज और क से होगा कमल राज। तो ये दो चीज आपको याद हो गया, कल से कलिंग राज और क से कमल राज। और इसी के बाद आता है चूड़ी। अब चूड़ी क्या होता है, हम चूड़ी से याद कर ले। चूड़ी वास्तव में क्या है, एक प्रकार का रत्न है। तो चूड़ी कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो चूड़ी सोना का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है और कांच का भी हो सकता है। उसी प्रकार अगर सोना का है तो रत्नदेव प्रथम चूड़ी सोने का है, चांदी का है तो रत्नदेव द्वितीय और कांच का है तो रत्नदेव तृतीय। लेकिन वास्तव में ये क्रम नहीं जमे। जो रत्नदेव प्रथम के बाद यहां पर देखिए द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, इसके आगे मतलब दो राजा और आने चाहिए। रत्नदेव तृतीय, तो इस द्वितीय के बाद 3 राजा और आने चाहिए। इसको कैसे याद करें, तो आप ऐसे याद कर सकती हो कि चूड़ी का जो आकार है पृथ्वी के सदस्य होता है, पृथ्वी जैसा होता है। तो बस याद हो गया, पहले आएगा पृथ्वीदेव प्रथम याद कीजिए। और पृथ्वी में क्या होता है, जल होता है, तो जाजल देव प्रथम। तो मतलब आपका याद हो गया, माने रत्नदेव प्रथम के बाद 2 राजा और आएंगे, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल देव प्रथम। इसके बाद आएगा रत्नदेव द्वितीय। अब रत्नदेव द्वितीय के बाद जो रत्नदेव तृतीय आया उसके बीच में 3 राजा और आने चाहिए। तो हम ऐसे ही पृथ्वी से फिर याद कर लेंगे। तो क्या, पृथ्वी 2 अर्थात पृथ्वीदेव द्वितीय और जल 2 अर्थात जाजल देव द्वितीय। अगर आप पृथ्वी में जल हो, 2 बार जल यहां पर आ रहा हो, तो किसका निर्माण हो जाएगा, जगत का निर्माण हो जाएगा। तो तीसरा राजा कौन होगा, जगत देव होगा। इस प्रकार हम यहां पर टोटल क्रम बाई 10 राजाओं को याद कर दिए। अर्थात फिर से बोलूं, कल से कलिंग राज और क से कमल राज। इसके बाद जो चूड़ी है, चूड़ी एक रत्न होता है। पहले रत्नदेव आएंगे, रत्नदेव के बाद 2 राजा अर्थात पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल देव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय आएंगे। इसके बाद जो 3 राजा क्रमशः पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय और जगत देव, और फिर हम देखेंगे रत्नदेव तृतीय। तो यहां तक आपको याद हो गया। अब चलते हैं रत्नदेव तृतीय। तो अगर रत्नदेव तृतीय को याद कर लिया जाए तो हम ऐसे याद कर ले, माना कोई व्यक्ति उसके पास 3 रत्न हो,
3 रत्न हो, उसके पास सोना भी हो, उसके पास चांदी भी हो, ठीक है, उसके पास हीरा भी हो, 3-3 रत्न अगर धारण कर रहा, 3-3 रत्न है तो उसका तो महाप्रतापी बन जाएगा भैया, वो महाप्रतापी बन जाएगा, जग में वाहवाही होने लगेगी और उसका तो कल्याण हो जाएगा, बस बन गया। महाप्रतापी हो जाएगा माने प्रतापमल, उसका जग में वाहवाही होगा माने बहरेंद्र सा, और कल्याण होगा माने कल्याण सा। अगर जिस व्यक्ति का प्रतापी हो, उसका वाहवाही हो, वो कल्याण हो, तो यार सिंहासन या तख्ता तो उसी का होगा, तो बन गया क्या, तखत सिंह। अगर आपके पास सिंहासन है और तख्ता है तो भैया आपका राज तो आप ही का चलेगा ना, तो राज सिंह हो जाएगा आपका। अब राज आपका चल रहा तो मतलब कहीं ना कहीं के सरदार तो आप होंगे ना, तो वहां आपका सरदार सिंह हो गया, तो यहां तक तो आपको याद हो गया, ठीक है, तखत से तखत सिंह, राज से राज सिंह और सरदार से सरदार सिंह। अब हम ऐसा कल्पना करें कि अगर ये सरदार है, कहीं का सरदार है, तो अपने पब्लिकों को, अपने नागरिकों को अनाथ नहीं होने देगा, और ये पब्लिक भी भैया, इनका पब्लिकों का मन, ये जो जनता का मन तो मोह लेगा भैया ये, तो भाई इसी से याद हो जाएगा, अनाथ से रघुनाथ याद आ जाएगा, और मन मोह लेना मन मोहन से याद आ जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार आप 18 राजाओं का क्रमशः सिलसिलेवार आसानी से याद कर सकते हो। अब सवाल होता है आप लोगों का, इन राजाओं का क्या क्या कारनामे किए उसको सर कैसे याद करें, तो चलिए याद करवाते हैं और देखते हैं। तो हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासनकाल। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज ने 1000 ईसा पूर्व में किया था। रतनपुर की प्रसिद्धि 4 युगों में था। सतयुग में इसका नाम मणिपुर, त्रेता में इसका नाम माणिकपुर, द्वापर में हीरकपुर और कलयुग में रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध था। रतनपुर में कलचुरी राजवंशों ने लुहरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया। शासन का लगभग 1000 से 1741 तक था। तो अब एक क्वेश्चन बनता है भाई कि भाई मणिपुर कब अस्तित्व में आया, त्रेता युग में आया, द्वापर युग में क्या कहा जाता था, कलयुग में रतनपुर को क्या कहा जाता था, ऐसा बन सकता था। तो रतनपुर की बात कर दिया, सतयुग में मैंने कहा था मणिपुर कहा जाता था, त्रेता में माणिकपुर और द्वापर में हीरकपुर और कलयुग में रतनपुर। तो यार रत्न वास्तव में, रत्न से याद करो, जो हीरा होता था उसको शुरुआत में सतयुग में मणि कहते थे, जब थोड़ा सा आगे आया नाम बिगड़ा तो माणिक हो गया, और यही माणिक जब बाद में क्या हुआ, हीरा बन गया। और वास्तव में तीनों है तो है क्या, रत्न तो है ना, बस याद हो गया आपको। सतयुग में आपको मणिपुर, त्रेता युग में माणिक हो गया, द्वापर में हीरक हो गया, हीरा, और कलयुग में रतनपुर हो गया। माने ऐसे करके आप याद करेंगे। अब हम याद करते हैं रतनपुर के कलचुरी वंश के प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। संस्थापक कलिंगराज वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, जो शासन 1000 से 1741 तक किया। धर्म इनका शैव धर्म था। कुल देवी गजलक्ष्मी, इसको ही पूछता है। राजभाषा, राज की भाषा संस्कृत, और प्रथम राजधानी इन्होंने तुम्बाड़ को बनाई थी। और इनका जो चिन्ह है गजलक्ष्मी, जो यहाँ पर दिखाया गया है। अब सिलसिलेवार अगर याद करूं तो कलिंग राज को देखते हैं। शासन काल 1000 से 1020 तक चला। कलिंग राज कोक्कल द्वितीय के पुत्र थे, जिसने दक्षिण कौशल को जीतकर तुम्बाड़ को राजधानी बनाया। दक्षिण कौशल में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। परम महेश्वर की उपाधि धारण की। कलिंग राज की राजधानी तुम्बाड़ बनाया था। अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र में कलिंग राज की जानकारी मिलती है। अब यहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परम महेश्वर की उपाधि किसने धारण की, और दूसरा तुम्बाड़ को राजधानी कैसे बनाया, कि किसने बनाया। यहां पर मेन तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसी के नाम से याद करेंगे। देखो कलिंग की बात किया जाए, जो कलिंग राज ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और जो यहां पर जो शब्द है लिंग, ये लिंग है माने किसको प्रदर्शित करता है, शिवलिंग को प्रदर्शित करता है। और शिवलिंग माने किसका नाम है, महेश्वर का नाम है। ठीक है, तो आपको याद हो गया ना भाई, परम महेश्वर का कलिंग, लिंग से याद करना। तो किसने उपाधि, परम महेश्वर को उपाधि धारण की, क्योंकि लिंग शिवलिंग, और शिवलिंग को क्या बोलते हैं, महेश्वर बोलते हैं, महेश का ही नाम है। याद हुआ। अब ये याद है कि भाई तुम्बाड़ को राजधानी किसने बनाई, तो कलिंग से याद करो, कलिंग के युद्ध से याद करो, बड़ा मारकाट मचा होगा कलिंग के युद्ध में, और मारकाट से तुम्बाड़ करके याद कर लो, तो ये चीजें आपका आसानी से याद हो जाता है। अब हमारे सामने और आता है कि कमल राज को याद कर लेते हैं। शासन काल 1020 से 1045 के आसपास। राजधानी इनकी भी तुम्बाड़ थी।
कमल राज ने त्रिपुरी राजा के ओडिशा अभियान में सहायता की थी, क्योंकि त्रिपुरी जो है इनके सगे संबंधी थे। इस अभियान में उत्कल नरेश को पराजित किया था। कमल राज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगेदेव को स्वामित्व को स्वीकार किया। गंगेदेव के उड़ीसा अभियान में इन्होंने साथ दिया। अब क्वेश्चन पाट सकता है कि किसने गंगेदेव के अभियान में कौन साथ दिया था, या कमल राज ने किस अभियान में किस कलिंग के कौन से राजा का साथ दिया था, किस अभियान में उन्होंने किया था, ये सबको हमको याद करना है। तो एक याद करेंगे जो कमल फूल और यहाँ पर गंगा जल, कमल फूल और गंगा जल का कब प्रयोग होता है, विशेष करके जब कमल फूल और गंगा जल दोनों का प्रयोग होता है जब कभी उत्सव आए। जब कभी उत्सव आए तो शांति 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 करने के लिए हम कमल फूल और गंगा जल का प्रयोग करते हैं। बस भैया याद कर लेना, गंगे कमल से कमलराज और गंगा से गंगेदेव, ठीक है। उत्कल उत्सव से उत्कल को शांत करने के लिए दोनों मिले थे। कौन? कमलराज और गंगेदेव। आसानी से याद होगा। अब सवाल होता है रत्नदेव प्रथम, इसी के बाद इनका पुत्र रत्नदेव आया था। शासनकाल 1045 से 1065 तक। उत्तराधिकारी कमलराज का पुत्र था। राजधानी तुम्माड़ से रतनपुर को नई राजधानी बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्माड़ से रतनपुर को नई राजधानी बनाया। स्थापना महामाया मंदिर का निर्माण, तुम्माड़ से शिव मंदिर जिसको रत्नेश्वर कहते हैं का निर्माण किया। महिषासुर मर्दानी मंदिर लाफागढ़ एपोरवा का निर्माण किया। साक्ष्य इनका मिलता है जाजल देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से प्राप्त होता है कि कमल राज के पुत्र का नाम रत्नदेव था। या रत्नदेव सही होगा, देखो यही रतनपुर बनाए थे। रतनपुर महामाया मंदिर रत्नदेव प्रथम, बस प्रथम आएगा, प्रथम काम महामाया मंदिर का निर्माण करना। यही जो निर्माण करता है ये जो सीमा रत्नेश्वर, देखो रत्नेश्वर जिसको तुम्माड़ का शिव मंदिर कहा जाता है, रत्नेश्वर रत्न से ही आएगा, इसका निर्माण किया। महिषासुर मर्दानी का जो मंदिर है यह भी लाफागढ़ में कोरबा में जो विशेष करके मूर्ति है इसका निर्माण करने का श्रेय भी किसको देता है जाता है? रत्नदेव प्रथम। नाम से ही पता चल जाएगा, आपको बनता चला जाएगा। रत्नदेव प्रथम के और आगे बताऊं कि रत्नदेव प्रथम का विवाह कोमो मंडल के अधिपति बज्जुक या बजू बर्मन की पुत्री नोनबल्ला से हुआ था। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर नगर को संपन्नता को देकर नगर को कुबेरपुर कहा जाता। बहुत सारा रत्न होगा तो कुबेर बन गया। कुबेर माने धन, कुबेर धन से संबंधित, रत्न से जोड़ो। सन 1050 में मणिपुर नामक प्राचीन ग्राम को नगर के रूप में बसाया, उसे रतनपुर का नाम दिया जिसका पूर्व नाम कुबेरपुर था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, कभी इनकी पत्नी का नाम पूछ ले तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद करो, रत्न, अगर आपके पास रत्न है, याद रखो रत्न है तो समान नो हल्ला, हल्ला मत करो भाई किसी को, तो आप नोनबल्ला याद कर लोगे भैया। नोनबल्ला उनकी उनकी पत्नी का नाम याद कर लोगे, नो हल्ला से याद करना, आसानी से याद हो जाएगा। अब पृथ्वीदेव प्रथम आता है। मैंने कहा था कि यहां तक तो प्रथम, जब मैंने कहा था रत्नदेव प्रथम तो याद रखना प्रथम तीन चलेंगे, प्रथम तीन, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल देव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय आएगा तो द्वितीय फिर चार चलेंगे ना, याद रखना यहाँ पर। तो द्वितीय तीन चलेंगे, एक आपका जगत वाला का आ जाएगा, जगत सिंह आ जाएगा। तो पृथ्वीदेव प्रथम की अगर बात करें तो शासनकाल 1065 से 1095 तक। उत्तराधिकारी रत्नदेव का पुत्र था। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोशलाधिपति या प्रचंड कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। यही उपाधि पांडु वंश के शासक महाशिव तीवर देव ने धारण की थी। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सकल कोशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की? तो आप ऐसे याद करो, पृथ्वी, अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सब लोगों का अधिपति है, सब लोगों को धारण करता है। तो पृथ्वी, और दूसरा, पृथ्वी जब सूर्य से कटा तो प्रचंड ताप से तप रहा था। तो ऐसे याद करोगे, जहां भी सकल कोशलाधिपति माने पृथ्वी होगा ना अधिपति, तो ऐसे याद करना, सकल कोशलाधिपति को पृथ्वी का अधिपति याद कर लेना। एक नाम और याद करवा देता हूं, महाशिवगुप्त। तो अपन देखते हैं शिव भी जो तांडव नृत्य नचा दिए थे, इसको भी पशुपतिनाथ, सबका नाथ कहा जाता है। तो किसने धारण किया होगा? जो सकल कोशलाधिपति महाशिव गुप्त तीवर देव ने धारण किया होगा। इस प्रकार याद करने की कोशिश करेंगे हम। पृथ्वीदेव प्रथम की ही बात करें, अरे भाई इसमें अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें 21,000 ग्रामों का शासक बताया गया। अरे 21,000 ग्राम कहां होंगे? आकाश में थोड़ी होंगे, पृथ्वी में ही होंगे। भाई अगर क्वेश्चन पूछे 21,000 ग्राम
का शासक किसे बताएगा? तो पृथ्वीदेव प्रथम। याद रखना, द्वितीय में सब राजा कमजोर, द्वितीय वाले कमजोर होते गए। पृथ्वीदेव प्रथम में ही, एक पृथ्वी में ही 21,000 राजा होगा। निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्बाड़ में पृथ्वी दबेश्वर नामक मंदिर, नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी दबेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया। रतनपुर में विशाल सरोवर का निर्माण, मैंने तालाब का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला निर्माण, इसके 3 मुख थे, मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और हुंकार दरवाजा। अब इसको याद करवा देता हूं। तो यार पृथ्वीदेव को आपको याद करना, जो यहां पर जो आपका नजर आ रहा किला, ये वाला जो रतनपुर के कहीं पर लाफागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में जो किला है, चित्तौड़गढ़ का जो पृथ्वीदेव प्रथम को जाता है, और इसमें 3 दरवाजे, मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा, हुंकार दरवाजा। कैसे याद करोगे? पृथ्वीराज चौहान को याद कर लो। पृथ्वीराज चौहान सिंह की माफिक हुंकार किया था। मोहम्मद गौरी को चारों खानों चित किया था और मेमने की तरह भागा था। कौन? मोहम्मद गौरी। बस याद हो जाएगा आपको। चारों खाने चित्त मने चित्तौड़गढ़, सिंह और हुंकार की तरह दहाड़ा था पृथ्वीराज चौहान ने। तो सिंह दरवाजा और हुंकार से हुंकार दरवाजा, और ये मेमने की तरह माने बकरी का बचवा का भागा था मोहम्मद गौरी 1191 में ना तराइन के प्रथम युद्ध में मेमने की तरह भागा था। तो मेमने से क्या आ जाएगा? मेन का दरवाजा। याद कर लो यार, पृथ्वीदेव चौहान से याद करो, प्रथम से। प्रथम द्वितीय का याद नहीं, द्वितीय के बाद में याद कर पाऊंगा, प्रथम का याद करो। कैसे याद नहीं होगा? अब हम चलते हैं जाजल देव प्रथम की बात कर लेते हैं। शासनकाल 1095 से 1020 तक था। उत्तराधिकारी पृथ्वीदेव प्रथम का है। कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन? जाजल देव। जाजल देव प्रथम ने गज सरदुल को उपाधि धारण की थी। जाजल देव प्रथम के गुरु रुद्रशिव और मंत्री पुरुषोत्तम थे। स्वर्ण सिक्के इसी के शासनकाल में पहली बार छत्तीसगढ़ में चलाया गया, यह भी याद करने वाला है। सोने के सिक्के में अंकित श्री मज्जा जाजल देव और गज सरदुल अंकित है। जाजल देव प्रथम ने पाली में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जाजल देव प्रथम ने जाजलपुर नगर बसाया, जो जांजगीर है, तो याद हो जाएगा। जाजलपुर नगर बसाया था प्रथम ने, याद रखना। और बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। कहते हैं इनको कैद कर लिया था। उनकी मां के रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने छोड़ा था। अब ये सब किसने? गज सरदुल उपाधि धारण की, तो जाजल देव प्रथम। तो गज सरदुल पूछे, गज सरदुल उपाधि किसने धारण की थी? गज मने होता है हाथी, और हाथी एक प्रकार का जानवर ही है। जा से जा को जोड़ो, जाजल देव ही धारण किया होगा। जा से जा को जोड़ो, है ना। यहां तो याद हो जाएगा, गज सरदुल उपाधि धारण किया था। और एक चीज और, अगर जाजल देव महाशक्तिशाली होगा, इसके 2 मित्र होंगे। कैसे मित्र होंगे? राम और शिव के समान मित्र होंगे सर। राम के समान और शिव के समान मित्र होंगे। बस याद होगा, राम का एक नाम है पुरुषोत्तम, और शिव तो रुद्र शिव याद कर लेने, गुरु इनका रुद्र शिव, और मंत्री पुरुषोत्तम याद कर लेने। किसका? जाजल देव का। और इसने जो है, इसने उज्जवल, अब देखना, जाजल देव, जाज्वल माने उज्जवल, माने क्या चलाया होगा? सिक्के चलवाए होंगे। उज्जवल सिक्के, सोने के सिक्के। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो जाजल देव प्रथम का नाम आ जाएगा। और एक याद कर लेते हैं कि भाई सोमेश्वर का कैसे नाम याद करें, तो जज, ज से जाजल और जज से जज याद करना। जज देखो, रविवार को छुट्टी होता है, सोमवार को फिर ड्यूटी देना स्टार्ट कर देते हैं, निराकरण ठक ठक ठक, सोमवार से स्टार्ट। तो सोमेश्वर को अगर जजमेंट किया होगा किसने? जाजल देव, तो जज याद करना। इसका जजमेंट निर्णय दिया, सोमेश्वर को बिल्कुल परास्त करके अरेस्ट किया था। तो सोमवार ऐसे करके याद करना। हमारे सामने आता रत्न द्वितीय। अब हमने कहा तो सब जो प्रथम वाले हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। द्वितीय तो रत्न देव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय और जाजल देव द्वितीय, ये पूरा लाइन पर चलेंगे। इसको याद रखना, सब द्वितीय आ जाएंगे ना। यहाँ पर शासनकाल 1120 से 1135। उत्तराधिकारी जाजल देव प्रथम का प्रथम पुत्र है। त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं की सत्ता से इनकार कर दिया था। ये रत्न देव द्वितीय जो था, इसने सत्ता से इनकार, पहले जिसके अधीन थे कलचुरी के इन लोग, ये पहला रत्न देव द्वितीय है जो सत्ता से इनकार करता है। स्वतंत्र शासक बना। त्रिपुरी राजा गयाकांड ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया, क्रोधित हो गया था। इस युद्ध में रत्नदेव ने द्वितीय विजयी रहे और छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र कलचुरी राजवंश की स्थापना की हुई। क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र कलचुरी वंश बने, उससे कलचुरी से हटा के इसने जो बनाया, रत्नदेव द्वितीय ने बनाया। रत्नदेव द्वितीय ने सामंत बल्लभ राज ने कोटगढ़ में तालाब का निर्माण कराया और अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत का मंदिर बनवाया। रतनदेव द्वितीय ने गूढ़ राजाओं को पराजित किया। रतनदेव द्वितीय विद्या और कला का प्रेमी था। कहा जाता है
है, इसने 36 विद्याओं का किया था, 36 विद्या का ज्ञाता था। अब यहां पर मैं आपको कैसे याद कराऊं कि रत्नदेव ने जो युद्ध हुआ था, जो किसके साथ, गया कर्ण के साथ युद्ध हुआ था, तो ऐसे याद करो यार। रत्नदेव द्वितीय, माने आप द्वितीय या द्वितीय को जोड़ डालना, तो अर्जुन अद्वितीय था, अर्जुन अद्वितीय था, रत्न था, पांडु वंश का रत्न था, अद्वितीय था। उसने किसको हराया? कर्ण को हराया। तो बस याद हो गया ना भैया, गया कर्ण को अद्वितीय से, मैं बोला द्वितीय पर जोड़ देना, रत्न द्वितीय, अद्वितीय, अर्जुन अद्वितीय था। तो भाई किसके साथ? त्रिपुरी का राजा गया कर्ण कौन हराया? रत्नदेव द्वितीय हराया। याद हो गया होगा। एक चीज, अगर इसका संबंध बल्लभ राज को कैसे याद करें, तो भाई अर्जुन का सामंत कौन था? अर्जुन का सामंत कृष्ण था। कृष्ण का भाई कौन? बलदाऊ था, माने बलदेव याद कर लेना। और बलदेव ने एक चीज और, बलदेव ने क्या सूर्यपुत्र रेवंतु का मंदिर बनवाया था। अरे सूर्यपुत्र कर्ण है, उसी का एक और पुत्र रेवंतु, माने इसका मंदिर कौन? बलदेव ने बनवाया था। आसानी से याद हो जाएगा भाई आप लोगों को। आगे चलते हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय की बात कर लेते हैं। शासनकाल 1135 से 1165 तक कलचुरियों के प्राप्त शिलालेख में सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के प्राप्त हुए हैं। चांदी का छोटा सिक्का चलाया सेनापति जगतपाल देव ने बिलासतुंग द्वारा स्थापित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसकी जानकारी राजिम के शिलालेख से मिलती है। किसका वो था? पृथ्वीदेव द्वितीय का था, जगतपाल ना। पृथ्वीदेव द्वितीय के मंत्री और सेनापति जगतपाल देव ने सरहागढ़ माने सारंगढ़, काकराय, कांकेर, भ्रमरकोट, बस्तर को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। कलचुरी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ, यह भी पूछता है। और पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर के किले का निर्माण करवाया, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें से मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले याद रखो कि ये जो होगा जगत, माने इसका जो सेनापति जगतपाल, माने सब ग्रहों में पृथ्वी अद्वितीय। फिर भी देखो, पृथ्वीदेव अद्वितीय पर जोड़ देना। पृथ्वी, अब उसमें रतनपुर में जोड़ दिया था, तो रत्न था वो अर्जुन को ले लिया था। यहां पृथ्वी अद्वितीय है, क्यों? क्योंकि यहीं पर तो जगत का निर्माण होता है। कोई अन्य ग्रह विश्व में और ग्रहों में कोई प्राणी नहीं है। जगत का निर्माण तो पृथ्वी में हुआ, तो अद्वितीय हुआ ना। तो यहां जगत का निर्माण तो सेनापति याद हो जाएगा भाई। पृथ्वीदेव द्वितीय का जगतपाल इसका सेनापति था, ये तो याद करवा दिया। अब याद करवा रहा हूं भाई इन किला का, गज किला। तो आप ऐसे करो, जैसे पृथ्वी में का किला गाड़ूंगा तो पहला किला तो चित्त हो जाएगा, पहला किला चित्त हो जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ का किला तो पृथ्वीदेव प्रथम को याद कर लेना, चित्तौड़गढ़ का किला। और जब इसके बाद जब पहला किला नहीं ठुकाएगा, चित्त होगा, तो आपको मस्त मजबूत किला, माने गज हाथी जैसा किला लाने की जरूरत होगी। तो गज द्वितीय बार जब किला ठोकोगे तो हाथी किला, गज किला को ठोकेगे ना, तो गज किला किसका होगा? पृथ्वीदेव द्वितीय का होगा। अब हम लोग चलते हैं जाजल देव द्वितीय की बात कर लेते हैं। तो जाजल देव शासनकाल 1165 से 1168, बहुत कम रहा इसका शासनकाल, लगभग 3 साल। जाजल देव द्वितीय ने एक युद्ध लड़ा त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह के साथ, जिसमें जयसिंह परास्त हुआ और वापस लौट गया। यह युद्ध शिवरी नारायण के मध्य हुआ था, मैंने शिवरी नारायण के आसपास हुआ था। इनकी जानकारी शिवरी नारायण शिलालेख से प्राप्त होता है। जाजल देव द्वितीय ने शिवरी नारायण में चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, सबसे कम समय तक राज किया। एक चीज याद रखना इस चीजों में। इसके बाद ना इसको याद करने के ऐसे याद करना, भले जाजल देव द्वितीय कम समय राज हुआ तो कुछ तो पराक्रमी हुआ, तो कुछ तो जय जयकार हुई होगी। याद रखना, ऐसे करके जाजल देव की कुछ तो जय जयकार हुई होगी। तो बस इसका जो मंत्री जयसिंह को याद कर लेना। जाजल देव संभाल नहीं पा रहा था, जयसिंह ने पूरा मेन काम किया। तो कभी क्वेश्चन पूछे जयसिंह किसके, तो जाजल देव द्वितीय, मने प्रथम ज्यादा पराक्रमी थे, तो द्वितीय कम पराक्रमी, लेकिन कुछ तो जय जयकार हुआ होगा। जयसिंह को याद कर लेना। और इसके बाद जब अशांति हो गई तो जगदेव, इनके बड़े भाई साहब जगदेव आए, ठीक है। शासनकाल 1168 से 1178 तक चला। जाजल देव की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात रतनदेव में अशांति फैल गई, रतनपुर में ना, जिसके कारण उनके बड़े भाई जगदेव को वापस आकर शासन अपने हाथों में लेना पड़ा था। रत्नदेव तृतीय की बात कर लेते हैं। अब आ रहा है रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव तृतीय की बात करते तो शासनकाल 1178 से 1198 तक चला। यह जगदेव के पुत्र थे, इनकी मां का नाम सोमल्ला था। रत्नदेव तृतीय का उल्लेख खरोद के लखनेश्वर मंदिर के दीवार पर जेट शिलालेख से मिलता है। रत्नदेव तृतीय ने उड़ीसा के ब्राह्मण गंगाधर राव को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त
किया। रत्नदेव तृतीय ने खरोद में लखनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। रत्नदेव तृतीय ने रतनपुर में लखनी देवी एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया। रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था। अब इसमें कुछ चीजों को मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, अब याद करना। आप इसको मेन है गंगाधर यार, तो आप रत्नदेव तृतीय और गंगाधर, तो आप अक्षय तृतीया से याद करना। रत्नदेव तृतीय, अक्षय तृतीया, तृतीय देखो अभी तक द्वितीय का या अद्वितीय नहीं बोलो, अब तृतीय, जहां तृतीय अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया में पूजा फूल और गंगा जल, माने पूजा का हमारे हिंदू ऋतु में वो है अक्षय तृतीया आता है, जिसमें गंगा जल और फूल से पूजा पाठ करते हैं। बस इस गंगा से गंगाधर को याद कर लेना। माने एक ब्राह्मण गंगाधर का जो लेके आया था रत्नदेव तृतीय ने लेके आया था। इसके अलावा ये मंदिरों का निर्माण करना, अब तीन तीन आपके पास रत्न हो तो भाई खन खन तो करेगा ही, खन खन से याद कर लेना। लखन खन, देखो खन और खन, लखनेश्वर मंदिर खरोद और लखनी देवी मंदिर रतनपुर, तो ये आपका याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रतापमल। प्रतापमल का जो शासनकाल 1198 से 1122 तक था। रत्नदेव के पुत्र थे। प्रतापमल के अल्पायु में राजकाल प्राप्त कर लिया। इससे संबंधित 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, पेंड्राबंद, कोनारी और पवनी मतलब बिलाईगढ़ प्राप्त होते हैं। प्रतापमल ने तांबे का सिक्का चलाया जिसमें सिंह और कटार की आकृति बनवाई। प्रतापमल के बाद के शासकों का इतिहास लिखित रूप से प्राप्त नहीं होता, इसलिए इस समय को कई विद्वान ने अंधा युग या अंधकार युग कहा गया। लगभग ये 1220 से 1480 तक समय था। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भाई पेंड्राबंद, कोनारी और बिलाईगढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है, एक क्वेश्चन बन सकता है। प्रतापमल ने कैसा कौन सा सिक्का, तांबे का सिक्का चलवाया था, कटार और आकृति का 2 क्वेश्चन यहां पर उठते हैं। मैं इनको याद करवाने की कोशिश करता हूं। यार प्रतापमल मतलब मल्ल युद्ध से याद करो, 2 पहलवान मल्ल युद्ध कर रहे हैं, ऐसे मल्ल से रूसी नाम से याद करो, ज्यादा अच्छा होगा। तो हम ऐसे मल्ल युद्ध में लंगोटी बांध के, नारा बांध के एक दूसरे से भिड़ जाना, ये परिभाषा है मल्ल युद्ध का। लंगोटी बांध के, नारा बांध के एक दूसरे के साथ भिड़ जाना, बस याद हो गया। लंगोटी बांध के मतलब हो जाएगा पेंड्रा बंद, कनोरी में नारा बांध के, नारा से याद करो, नारा माने कनोरी ना, नारा कनोरी बंध आ जाएगा। एक दूसरे भिड़ जाना माने भिड़ जाना बिलाईगढ़ ना, भिड़ जाना बिलाईगढ़ से आप याद कर लेना इस चीज को, तो ये आपका याद हो जाएगा। अब एक और दिमाग में बैठाना कि प्रताप तो था लेकिन अंधकार क्यों हुआ, क्योंकि उतना ज्यादा प्रताप नहीं था, तभी तो तांबे के सिक्के चलाने पड़े और सिंह और कटार जरूर बनाया है डराने के लिए। ठीक ऐसे करके याद करने की कोशिश करना। अब हमारे सब आता है बहारेंद्र शाह। शासनकाल 1480 से 1540 तक। बहारेंद्र शाह का अनन्य नाम बहार शाह भी मिलता है। बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी रतनपुर से हस्तांतरित कर छुरी कोसकई लेकर कर लिया था। बहारेंद्र शाह ने कोसकई माता का मंदिर भी बनवाया। बहारेंद्र शाह ने कोसकई कम कोषागार का निर्माण भी करवाया। बहारेंद्र शाह ने चित्तौड़गढ़ का किला का भी निर्माण करवाया। इस समय पठानों का आक्रमण हुआ था जिन्हें सोन नदी तक खदेड़ने में वे सफल रहे थे। देखो चित्तौड़गढ़ का किला अलग है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का गज किला अलग है और चित्तौड़गढ़ का अलग है। चित्तौड़गढ़ के किला पृथ्वीदेव प्रथम बता चुका था, गज किला पृथ्वीदेव द्वितीय बता चुका था। अब ये जो चित्तौड़गढ़ का किला जो बात कर रहे हैं हम लोग ना, यहां पर चीजों में चित्तौड़गढ़, ये बहारेंद्र शाह का आएगा। कैसे याद करोगे इस सब चीज को, तो मैं ऐसे याद करना, ऐसे बहारेंद्र शाह मतलब एक चीज तो है, रतनपुर के लोग यार, रतनपुर की राजधानी हटा के तुम छुरी में ले जा रहे हो, रतनपुर के लोग तो चिढ़ेंगे ही। यहां पर कोषागार पूरा होता के कोष को दूसरे कोषगई में ले जाओ, रतनपुर के लोग चिढ़ेंगे ही। तो ऐसे करके याद करना, रतनपुर के लोग राजा को कोस रहे होंगे, वहरे राजा बहारेंद्र शाह, वहरे राजा बहारेंद्र शाह कोसों दूर चले गए कोषागार क्यों हटाया, पीठ में छुरी क्यों भोगा, काफी चतुर निकला। बस याद हो जाएगा आपका, माने कोसा छुरी, पीठ में छुरी क्यों भोगा, माने सीधा छुरी ले गए, कोस गई, कोसों दूर चले गए, कोस गई, बहरे राजा, याद रखना बहरे राजा है ना, रतनपुर के लोग बोले होंगे तो बहारेंद्र शाह का याद आ जाएगा। कोसगई में अपना कोषागार स्थापित किया और पीठ से आप पठानों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो बहारेंद्र शाह, इससे भी याद कर लेना, पीठ में छुरी क्यों भोगा, पठानों का सोन नदी तक खदेड़ दिया गया था। अब आते हैं कल्याण शाह। शासनकाल 1544 से 1581 तक। कल्याण शाह जहांगीर के समकालीन था। कहीं कहीं सबसे ज्यादा जहांगीर ही मिलता है पुस्तकों में, कहीं हमको अकबर मिल जाता है, तो ये मान के चलो अकबर और जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन बहुत सारे पुस्तक उसको जहांगीर ही बताते हैं। कल्याण शाह ने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की, यही इंपॉर्टेंट है। जमाबंदी प्रणाली किसने शुरुआत की थी, तो कल्याण शाह ने। छत्तीसगढ़ के प्रथम बंदोबस्त अंग्रेज अधिकारी मिस्टर चीसम को, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश अधिकारी
क्रांतिकारी मिस्टर चीसम ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर प्रदेश को 36 गढ़ों में विभाजित किया। ये क्वेश्चन बन सकता है। बंदोबस्त के आधार पर मिस्टर चीसम ने शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ मुख्यालय और रतनपुर और दक्षिण में 18 गढ़, जिसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। जहांगीर ने इसे 8 वर्षों तक नजरबंद किया था। गोपला गीत के अनुसार, यहां पर जो गीत मिलता है पुराना, उसमें मिलता है जहांगीर में 8 वर्षों तक नजरबंद किया था। और कहीं हमको अकबर भी मिल जाते हैं। तो भाई ऐसे जो कल्याण सहाय का जो जमाबंदी प्रणाली, उसको याद करने के लिए आप याद करोगे भैया, रुपया पैसा जमा करोगे ना, पैसा जमा करोगे तो आपका कल्याण होगा, और पैसा ऐसा नहीं जोड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण सिंह का क्या याद करोगे? जमाबंदी प्रणाली, ये याद कर लेना। अब हमारे सामने आता तखत सिंह। कोई ज्यादा रोल नहीं है तखत सिंह का, बस इतना मिलता है कि शासनकाल 1685-1689 तक तखत सिंह औरंगजेब के समकालीन थे और तखतपुर का स्थापना, नाम से ही है तखतपुर की स्थापना तखत सिंह ने किया था। इसके बाद आया राज सिंह। शासनकाल 1689-1712 तक। राज सिंह ने राजपुर नामक नगर की स्थापना, राज सिंह से राजपुर याद कर लेना। जनश्रुतियों के अनुसार राजा निसंतान था। ब्राह्मण दीवान के नियोग द्वारा इसे पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम विश्वनाथ सिंह था। और राजा को जब यह बात पता चला तो उसने दीवान के घर को तोप से उड़ा दिया और विश्वनाथ सिंह ने आत्मग्लानिकरण आत्महत्या कर ली। राज सिंह औरंगजेब के समकालीन थे। राज सिंह के दरबार में प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ को उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ का उल्लेख सबसे पहले साहित्य में हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है, किसका पुत्र आत्महत्या किया था? तो विश्वनाथ सिंह, जो कि राज सिंह का पुत्र आत्महत्या किया था। नियोग पुत्र प्रथा, मतलब सीधा सीधा ये मान के चलना कि कैसे याद करोगे भाई? तो आप याद करना, इतनी बड़ी बात उनकी पत्नी ने राज की बात छुपाई। जब राजा को पता चला ये राज की बात, उसका पुत्र नहीं माने अवैध संतान है, जब उसको पता चला अवैध संतान है तो दीवान का घर को और उनके परिवार को तोप से उड़वा दिया। तो भाई राज की बात से याद, राज की बात राज में रह गई, बाद में पता चला, और विश्वनाथ सिंह बेचारा आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्वेश्चन आपको याद हो गया, इसी के नाम से याद हो गया राज सिंह। याद करो ना, राज की बातें क्या थी? राज की बात यही थी कि वास्तव में उसका संतान नहीं, अवैध संतान है। ठीक है, तो याद हो जाएगा विश्वनाथ सिंह, ये आपको याद हो जाएगा। हाँ, और एक चीज है, गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा, अरे जब ये बात पता चला होगा तो बेदम तमाशा लग गया होगा, खूब तमाशा हुआ होगा। तो किसने? गोपाल मिश्र ने क्या लिखा? खूब तमाशा लिख दिया। ये भी बात इसी से याद हो जाती है। चलिए अब आगे का हम लोग देखते हैं। सरदार सिंह कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। शासनकाल 1712 से 1732 तक सरदार सिंह का कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं बनती। रघुनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। शासनकाल 1732-1745 तक रघुनाथ सिंह कलचुरी वंश के रतनपुर शाह के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। मैंने बोला अंतिम स्वतंत्र शासक, याद रखना। इसके बाद मराठा वंश की स्थापना 1742 में बिंबाजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया, जिसमें रघुनाथ सिंह को हार हुई। इस प्रकार रतनपुर शाखा में कलचुरी वंश का अंत और मराठा प्रशासन प्रारंभ हुआ। तो कलचुरी वंश का अंतिम राजा था कौन? ये रतनपुर शाखा का ना, रतनपुर शाखा का अंतिम राजा, याद रखना, रतनपुर शाखा रघुनाथ सिंह था। रघुनाथ सिंह का बच्चा बेटा था, उनका आकस्मिक मौत हो गई। रघुनाथ सिंह भी 60 साल के हो गए थे और उनका युद्ध में कोई रुचि नहीं थी। उसी का फायदा लेते भास्कर पंत ने आक्रमण कर दिया और वो तो आत्मसमर्पण कर दिए। और इस प्रकार यद्यपि उसने भास्कर पंत ने डायरेक्ट शासन नहीं किया, रघुनाथ सिंह को बने रहने दिया। किसके अधीन? मराठों के अधीन। तो याद रखना, अंतिम राजा कलचुरी का बोला जाए तो रघुनाथ सिंह था, और मराठों के अधीन प्रथम राजा भी कौन था? रघुनाथ सिंह था। हम कैसे याद करें? अब ऐसे याद कर लेना भाई, अंत समय में रघुनाथ का भजन करो ना, क्योंकि शरीर भस्म होकर अंत होने वाला है, बस याद हो जाएगा। अंत समय में अंत रघुनाथ सिंह, अंत समय में रघुनाथ का भजन करो, माने राम का भजन करो, क्योंकि शरीर भस्म होकर अंत होने वाला। भस्म होकर माने कौन सा? भास्कर पंत। भस्म माने भास्कर पंत, अंत माने पंत माने अंत। ये जल्दी याद हो जाएगा आपको। इसके बाद एक चीज आता है, जब इनकी मौत हुई तो मोहन सिंह, जो कि रतनपुर का रायपुर शाखा था, वहां पर उनको बैठाया गया। शासनकाल 1745-1757 तक चला। मराठों के अधीन अंतिम शासन था, लेकिन यह कलचुरी रतनपुर शाखा का नहीं था, यह रायपुर शाखा का था। कलचुरियों की समाप्ति और षड्यंत्र मोहन सिंह ने ही रचा था। मराठों को आक्रमण हेतु उन्होंने आमंत्रित किया था। मोहन सिंह की मृत्यु 23 जनवरी 1757 को ही। कैसे याद करोगे? तो आप मोह माया का अंत हो गया ना, मोहन सिंह, मोह माया का अंत माने मोहन। अब भगवान कृष्ण को याद कर लेना, मोह माया का कलचुरी का पूरा क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, इसके अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर
जो आया मराठों का फिर शासन, डायरेक्ट इन लोग शासन करना, इसके मोहन सिंह के मरने के बाद ये जो हुआ डायरेक्ट शासन हो गया। डायरेक्ट शासन मराठों ने यहाँ पर शुरुआत की और मराठा शासन का यहाँ आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।